हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे हमारी इकोनॉमिक्स की एक नई टॉपिक को, एक नई नॉलेज को यहाँ पे हम सीख के जाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप कवर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज तक की जर्नी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हर वक्त अपडेटेड रहने के लिए कि कौन से नए टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोडेड हो, नई नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, आप उनसे अपडेटेड रहें। तो आज के इस सेशन में भी हम एक जो है नया इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करेंगे, एक नई चीज़ को सीखने का मौका मिलेगा हमें। तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में और उसके बाद जो उसके वर्ड्स दिए हुए हैं उनको रीड आउट लाइट करेंगे, ठीक है? तो आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिजर्व रेशियो। क्या होता है रिजर्व रेशियोज, कैसा इसका लिंक है, क्या यूजेस हैं और भी कई जानकारियां, अदर फैक्ट्स को हम समझेंगे आज के इस सेशन में। रिजर्व रेशियो को कई बार जो है सीआरआर भी बोलते हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। ये जो रेशियो है इसको समझने से पहले, अगर आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले 2-3 छोटे सेशंस हैं, अगर आप उसको समझने के बाद इस सेशन को देखेंगे तो आपको 100% कमांड होगी फॉर श्योर। तो पहले एक सेशन कवर हुआ एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, उसको रेफर करेंगे। और दूसरा आपका इन्फ्लेशन का और तीसरा आपका डिफ्लेशन का। आप इस सेशन को कवर कर लेंगे ताकि ये जो सेशन है आपके लिए जो है काफ़ी यूज़फुल हो। तो सीआरआर क्या होता है? ये एक तरीके का पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है और आरबीआई इसे यूज़ करती है। तो हम जब इस रेशियो को समझेंगे या आप जब जो व्यूअर है आप इसे देख रहे हैं, आप अपने आप को एक आरबीआई समझिएगा, ठीक है? फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग, आप खुद को समझिएगा आप आरबीआई हैं। और हमेशा जब भी रिवीजन करें, अंडरस्टैंड करें, एप्लीकेशन करें, तो आप खुद को आरबीआई समझिएगा। तो सीआरआर जो है आरबीआई यानी आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई यानी पैसा कितना होना चाहिए, कितना इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, वो कंट्रोल करती है, ठीक है? सो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये एक तरीके का क्वांटिटेटिव टूल है। क्वांटिटेटिव टूल इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये फिगर्स में, परसेंटेज में, नंबर्स में आइडेंटिफाई होता है। ये एक तरीके का जनरल टूल है। जनरल यानी कि जनरल हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये हर सेक्टर में एप्लीकेबल होता है, हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है? और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टूल है। इनडायरेक्ट टूल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो हमारी मनी सप्लाई है उसको इनडायरेक्ट वे में इम्पैक्ट करता है। उसको हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इनडायरेक्ट वे में आप देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट करता है। तो हमने समझा ये क्वांटिटेटिव टूल है क्योंकि ये परसेंटेज और नंबर्स के फॉर्म में है। ये जनरल है यानी सारी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करता है। और तीसरा ये इनडायरेक्ट टूल है यानी ये इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमी में मॉनेटरी मनी सप्लाई का डिसीजन करता है, उसका इम्पैक्ट हमें शो करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है कि ये जो रिजर्व रेशियो है, ये जो सीआरआर है, ये एक बैंक, सपोज एक्स बैंक है जो कि एक कमर्शियल बैंक है, वो एक्स बैंक को एज अ परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है, ऑर्डर करता है, डायरेक्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि आपको एक्स परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइबिलिटी, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको डेफिनेटली कवर करके आएंगे। एक्स परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल आपको जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में आपको मेरे पास रखना है यानी आरबीआई के पास इस अमाउंट को रखना है, ठीक है? तो क्या इसको रखने से होगा? इसको रखने से जो है जभी भी कभी कैश क्रंच की सिचुएशन आती है, कई जो है बैंक रन की सिचुएशन आती है, तो डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन छोटी-छोटी या कमर्शियल बैंक्स फेस करती हैं, उनको फाइट करने के लिए जो है ये सीआरआर का यूज़ होता है, ठीक है? तो ये जो पैसे आरबीआई के पास रखे होते हैं, उसे फर्दर लेंड नहीं किया जाता है, वो वहीं पे सेटल रहता है, उनके पास ही पड़ा रहता है। दूसरा, इस पे कोई भी प्रकार का
प्रॉफिट नहीं है, इस पे किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं मिलता कि आपने सोचा कि इतना पैसा मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया, रिजर्व बैंक मुझे इस पे इंटरेस्ट देगी, इस पे प्रॉफिट देगी, उसकी उम्मीद नहीं रखनी है। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए इसे सेट असाइड रखा गया है, अलग से रखा गया है, ठीक है। और ये लगभग हर बैंक्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, हर तरीके के बैंक के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अगर इस ये चीज यानी सीआरआर यानी रिजर्व रेशियोज आरबीआई के पास यानी मेरे पास आपने नहीं रखा, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, आपको बहुत ही ह्यूज पेनल्टी पे ऑफ करनी पड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको इसे कैश के फॉर्म में ही रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में ही रखना है, क्योंकि जब भी इमरजेंसी आएगी तो आप इसका यूज कर सकेंगे, ठीक है। आपको किसके पास रखना है इसे? आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना है, छुपा करके रखना है, सिक्योर्ड फॉर्म में रखना है, किसके पास? आरबीआई के पास। क्योंकि इसके बाद हम एक सेशन में एसएलआर को डिस्कस करेंगे, तो कई बार जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन यहाँ पे ब्रेक करनी है, ठीक है। ये रिजर्व बैंक के पास रखनी है, आप मैंने आपको बोला आप खुद को रिजर्व बैंक मानो, तो ये आपके पास कैश के फॉर्म में पड़ी रहेगी एज अ सिक्योरिटी टू मीट द इमरजेंसीज, ठीक है। तो इसका मैंने आपको यूज बताया कि ये जो है इमरजेंसीज को मीट आउट करने के लिए एज अ मॉनेटरी पॉलिसी यूज होता है। अब हम इसको समझेंगे कि ये जो सीआरआर है यानी कैश रिजर्व रेशियो और द रिजर्व रेशियो है, ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कैसे कोरिलेटेड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन पे ये कैसे हमारा जो रिजर्व रेशियो है वो सॉरी कोरिलेटेड है। वन सेकेंड। ओके। तो सबसे पहले सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो है, जो कि एक छोटी सी बैंक है, कोई भी कमर्शियल या प्राइवेट बैंक है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के फॉर्म में पैसे रखने हैं, ठीक है। तो हम इन्फ्लेशन को पहले समझते हैं। आई होप आप इन्फ्लेशन का सेशन रेफर करने के बाद ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। तो सपोज करो इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई ने बोला किसी बैंक को कि तुम्हें सीआरआर पहले सपोज तुमने 4% रखा था, अब बढ़ा के उसे तुम 6% कर दो, यानी इंटरेस्ट रेट, ओ सॉरी, सीआरआर का रेट जो है आरबीआई ने बढ़ा दिया। अब आरबीआई ने सीआरआर का रेट जब बढ़ा दिया तो क्या होगा? ज्यादा पैसे जो है वो कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास पड़े होंगे, यानी कि जो कमर्शियल बैंक थी एक्स, हमारे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक एक्स कमर्शियल बैंक है, उसको पहले 4% देने पड़ते थे, लेकिन अब वो 6% जो है आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रख रहा है एज ए सीआरआर, ठीक। अब क्या होगा? बैंक के पास, ठीक है, हमारी एक्स बैंक के पास जो है लेफ्ट विथ लेस मनी, उनके पास कम पैसे बच जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसे आरबीआई के पास रखे हैं, ठीक है। अब उनके पास जब भी कम पैसे हैं तो लेस लोन भी दे पाएगी वो बाहर, है ना, कम पैसे है तो उतना ही लोन दे पाएगी। तो जितना कम लोन होगा, लोन कम हुआ, तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट जो उनका रेट है, बैंक इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जब भी बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? जो पीपल है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो कम बोरो करते हैं ना, तो पीपल की बोरोइंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, पीपल कम बोरो करेंगे। अब बोरो कम करेंगे तो उनकी जेब में पैसे कम होंगे, जेब में पैसे कम होंगे तो खर्चा कम करेंगे, तो उससे क्या होगा? डिमांड भी हमारी जो है नीचे की ओर गिर जाएगी। अब डिमांड भी गिरी, अगर डिमांड गिरती चली गई, डिमांड गिरी यानी सप्लाई ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्ट है प्राइस उसकी रिड्यूस हो जाएगी, ताकि लोग उसे परचेज करने आए, इसलिए उसकी प्राइस गिरानी पड़ेगी, और इसके थ्रू हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके थ्रू जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। क्योंकि अभी आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया, रेस कर लिया, तो बैंक के पास पैसे नहीं बचते हैं, और बैंक के पास जब भी पैसे नहीं होंगे तो उनको मजबूरन इन लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा भाई? उनको अपना प्रॉफिट तो रखना है ना सेम मार्जिन पे, नहीं तो वो तो लॉस पे चली जाएगी। तो प्रॉफिट को सेम मार्जिन पे रखने के लिए उन्हें अपना लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाएगा। अब लोन का इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ा, मैंने आपको समझा दिया कैसे पीपल कम बोरो करेंगे और कैसे डिमांड हमारी जो है रिड्यूस हो जाती है। और जैसे ही डिमांड रिड्यूस होगी तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए जो है प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इनको कई बार हम एक अदर टर्म में बोलते हैं कि कौन सी
इन्फ्लेशन में क्या करते हैं हम, टाइट पॉलिसी फॉलो करते हैं। टाइट यानी मॉनेटरी जो पैसे हैं वो बहुत ही कम रखते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉलो हो जाती है। और कई बार क्या है, इसको बहुत ही डियर माना जाता है कि पैसे बहुत ही डियर होने लगते हैं, बहुत ही कीमती होने लगते हैं आपके लिए। तो कई बार इन्फ्लेशन की जगह आपको टाइट बोला जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, या डियर मॉनेटरी पॉलिसी आप ऑप्ट करेंगे, ठीक है, टू मीट दैट इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, सीआरआर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और इसका अपोजिट हमें डिफ्लेशन में दिखता है। आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे कि आप कैसे डील करेंगे, कैसे समझेंगे कि डिफ्लेशन में क्या सिचुएशन रखती है, कैसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन करती है, और वो इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट करता है डिफ्लेशन को, ठीक है। तो अब जैसे हमने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा सीआरआर को, हम आपको एक चीज और यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है। वन सेकेंड, कि इसका जो है हमारा जो सीआरआर है, ठीक है, और जैसे कि आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया, हमने देखा कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि सीआरआर को हमें इंक्रीज करना है, उसे बढ़ा रखना है। तो इससे हमें इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा कि लोन्स का जो इंटरेस्ट है वो हाई है, यानी कि इसको मदर टर्म्स में बोले तो कैश क्रेडिट हाई होने लगता है। और हम देखेंगे कि बिजनेस का एक्सपेंशन जो है वो गिरने लगता है, बिजनेस एक्सपेंड नहीं करते, क्यों? क्योंकि लोन हाई है, लोग बोरो कम करते, तो एक्सपेंशन की सोचते नहीं है, ठीक है। अब लोन एक्सपेंड, जॉब जब भी बिजनेस एक्सपेंड नहीं होंगे तो जॉब भी डिक्लाइन होने लगेगी, यानी जॉब का जो क्रिएशन है वो रिड्यूस होने लगेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप नोटिस करें तो इससे हमें टैक्स का जो कलेक्शन है ना वो भी गिरता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल आप डॉट कनेक्ट करें, रटना नहीं, आपको खुद फ़ील होना चाहिए अगर आपने कॉन्सेप्ट को अब तक अच्छे से समझ लिया, ठीक है? अब क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, ठीक है? वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि फिज़िकल डेफ़िसिट क्या होता है उसको हम एक सेपरेट सेशन में बेटरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट, हाँ, इन्फ्लेशन अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, इन एक्सपोर्ट भी हमारा रिड्यूस होने लगता है। एक्सपोर्ट भी हमारा रिड्यूस होने लगता है, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें महँगी हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है? और अब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, क्यों? आप नहीं कर सकते, आपके पास भले प्रोडक्ट्स ज़्यादा है बट यू कैन नॉट डू दैट एक्सपोर्ट, ठीक है? तो ये सारी सिचुएशन जो हैं हमें इन्फ्लेशन के फॉर्म में दिखने को मिलती हैं। तो आई होप आज के सेशन में रिज़र्व रेशियो यानी सीआरआर यानी कैश रिज़र्व रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, और ये जो वर्डिक्ट्स हैं ये भी आपको क्लियर होंगी कि ये कैश के फॉर्म में जो अदर बैंक्स हैं उनको आरबीआई के पास रिजर्व करके इस पैसे को रखना होता है। तो ठीक है, आई होप आपको आज के इस सेशन में इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसका रिलेशन क्या है एनडीटीएल में, एनडीटीएल का क्या यूज़ है सीआरआर में, और इसके यूजेस क्या हैं सीआरआर का, साइक्लिकल यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन में क्या करते हैं सीआरआर के साथ, और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि बिजनेस एक्सपेंशन, जॉब के केस में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट पे क्या होता है, टैक्स कलेक्शन, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बाकी सारी चीज़ों पे कितना ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका हो और बहुत ही अच्छे से कमांड भी हो चुका हो और माइंड में परमानेंटली सेटल भी हो चुका हो। अगर सेटल नहीं हुआ है तो डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में हमारे साथ, बट इस कॉन्सेप्ट को आज ही कमांड कर लें और हमारे साथ शेयर करें डिफ्लेशन के सिचुएशन में कैसे इम्पैक्ट करता है सीआरआर। सो आई होप जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और ऐसे ही डेली लर्निंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज इकोनॉमिक्स की जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो हर किसी को होनी चाहिए। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में एक नई नॉलेज, एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।